हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 12th क्लास एनसीईआरटी की जीव विज्ञान कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का हम लोगों का क्या है, चैप्टर 2 है। तो आज हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, और टॉपिक कौन सा रहेगा, जनन तंत्र। ठीक, जनन तंत्र के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जनन तंत्र क्या होता है ये समझेंगे। भाई मानव में जनन तभी होगा जब जनन तंत्र होगा, क्योंकि बिना जनन तंत्र के क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नई संतति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं जीवों के विभिन्न अंगों, ठीक, जीवों के विभिन्न अंगों व समूह जो जनन प्रक्रिया में क्या करते हैं, सहयोगी होते हैं, यानी कि जो संतति उत्पन्न करने में सहयोगी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। अब हम लोग जनन तंत्र के प्रकार समझेंगे। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, तो इसमें दो प्रकार के जनन तंत्र पाए जाएंगे। एक पाया जाएगा नर जनन तंत्र, एक पाया जाएगा मादा जनन तंत्र। तो हम लोग समझते हैं नर जनन तंत्र क्या होता है। नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, ठीक, नर में क्या होता है, विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियां, जो ग्रंथियों का समूह होता है, जो कि क्या नर युग्मक उत्पन्न करने में सहायक होता है, नर जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को, ठीक है, समूह जो क्या करते हैं, नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं, वह नर जनन तंत्र कहलाता है। अब जो नर जनन तंत्र होता है वो होता कहाँ है, तो मानव में नर जनन तंत्र जो होता है शरीर के निचले भाग, ठीक, शरीर के निचले भाग यानी कि श्रोणि जो आपकी होती है, श्रोणि क्षेत्र, जो पेल्विक रीजन जो होता है, क्या किस कहते हैं, पेल्विक रीजन जो कहते हैं। देखो ये ऐसे होता है, ठीक, ये हो गया आपका जो इसके नीचे का जो रीजन होता है, जो पेल्विक रीजन जो होता है, उसमें क्या होता है, नर जनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नर जनन तंत्र पाया जाता है। अब नर जनन तंत्र के भाग व संरचनाएं हम लोग समझेंगे। ठीक है, भाग व संरचनाएं समझेंगे। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग कौन सा होता है, जनन अंग, तो आप बताएंगे वृषण। ठीक, क्या बताएंगे, वृषण होता है। तो अब वृषण के भाग जो है वो हम लोग समझेंगे। तो प्राथमिक अंग में सबसे पहले हम लोग समझते हैं वृषण क्या होता है। देखिए, पुरुषों में एक जोड़ी, ठीक, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में होते हैं। ठीक है, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वृषण कोष यानी कि स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया, तो यहाँ पे क्या होती है, देखिए क्या जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग चित्र देखेंगे, समझेंगे, तो जोड़े में पाए जाएंगे। और उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा एक संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं, वृषण स्थित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे। और जिसके अंदर स्थित होते हैं उसको कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ठीक, वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में होते हैं। अभी आपको बताया वृषण कहाँ होता है, देखिए उदर गुहा से बाहर होते हैं, शरीर से बाहर कहाँ होते हैं, वृषण कोष में यानी कि स्क्रोटम में होते हैं। ठीक है, और वृषण एक अंडाकार संरचना होती है। सबसे पहली बात क्या होती है, जो वृषण होती है एक अंडाकार संरचना होती है, जो कि क्या होती है, 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, देखो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। यह क्या होते हैं, बाहर 2 झिल्लियों से घिरा होता है। ठीक है, यह जो होते हैं, देखिए इसकी जो लंबाई होती है वो होती है, देखो वृषण एक अंडाकार संरचना है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और जिसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यह देखो, ये बाहर से जो बाहर होता है उससे 2 झिल्लियों से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। अब हम लोग नर जनन तंत्र का आंतरिक चित्र देखते हैं। ठीक, आंतरिक संरचना कैसे होती है, तो देखिए ये जो है एक तरफ का चित्र दिखाया गया हुआ है, यानी कि एक तरफ की संरचना दिखाई गई है, दोनों तरफ की नहीं दिखाई गई है, साइड से दिखाई गई है। हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी बनी हुई है। ठीक है, देखिए ये जो है, ये जो आपको नली दिख रही है, चलो आपको नहीं समझ में आएगा तो हम ये दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये संरचना ऐसे करके ऐसे बनी हुई है। ठीक, ऐसे बनी हुई, ये नलिका इधर से गई है, ये नलिका इधर से गई है। अब क्या होगा, यहाँ पे शुक्राशय बना हुआ है, आकर के यहाँ पे मिला हुआ है। देखिए ये आया हुआ है, ये ठीक, ये आया है। अब जो इधर से एक नलिका है, यहाँ से एक नलिका निकलेगी, यहाँ से एक नलिका ऐसे करके ऐसे निकलेगी। ठीक, ये निकली नलिका।
ये संरचना हो गई, ये संरचना हो गई। ऐसे आएगी, ठीक। तो अब इसको देखिए, ये इसमें जो स्प्रिंग जैसी संरचना ऐसे ऐसे दिखेगी, ऐसे लिपटी होगी, इसको कहेंगे अधिवृषण। क्या कहेंगे? अधिवृषण कहेंगे, ठीक है। और जो ये अंदर दिख रहे हैं इसको कहेंगे वृषण कहेंगे। क्या कहेंगे? वृषण कहेंगे। और जिसमें ये स्थित है इसको कहेंगे वृषण कोश। क्या कहा जाएगा? इसको वृषण कोश कहा जाएगा। और ये जो संरचना दिख रही है इसको कहेंगे गूदा। क्या कहेंगे? गूदा कहेंगे। और जो ये आपकी संरचना है इसको कहेंगे शुक्राशय। क्या कहा जाएगा? शुक्राशय कहा जाएगा। और जो ये आपका ये दिख रही है गोल नुमा थैली नुमा संरचना, ये ऐसे दिख रही है, तो इसको कहेंगे मूत्राशय, ठीक है। और फिर ये जो नली जैसी संरचना दिख रही है, ये आपको नली जैसी जो संरचना दिख रही है ये है आपका शुक्रवाहक, ठीक। यहाँ से क्या होते हैं? शुक्रवाहक आते हैं, ठीक। ये संरचना शुक्रवाहक की हो गई। अब ये आपको जो दिख रहा है मुड़ा हुआ भाग, इसको कहते हैं शिशिनमुंड, ठीक। और ये कहेंगे आपका मूत्राशय का छिद्र, यानी कि यूरेथ्रा का छिद्र कहेंगे, ठीक है। अब ये आपकी संरचना हो गई। अब हम लोग समझते हैं, देखिए आंतरिक झिल्ली, जो आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वृत्तित, ठीक, अंतर्वृत्तित होकर बहुत से कोष्ठों या कक्षों का निर्माण करती है। देखो बहुत से कोष्ठ और कक्षों का निर्माण करती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 250 से 300 होती है। जिनकी संख्या कितनी होती है? 250 से 300 होती है, जिसे क्या कहते हैं? वृषण पालिया कहते हैं। जो ये 250 से और 250 से लेकर के 300 जो होती हैं कक्षों की संख्या, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? वृषण पालिया कहते हैं। और शुक्रवाहिकाएं आगे जाकर क्या करती? सघन कुंडलित नलिका, यानी कि एक सघन जाल जैसा कुंडलित नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। जैसे ये देखो, ये संरचना कुंडलित सघन संरचना का क्या किया? निर्माण किया। इसको कहेंगे अधिवृषण की संरचना, ठीक है। स्प्रिंग, जिसे स्प्रिंग नहीं ऐसे करके कस के लपेट दी जाती है, वैसी संरचना पाई जाती है। अब हम लोग समझेंगे शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना, ठीक है। शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना, तो वृषण के अंदर शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। जो वृषण पाई जाती है, जो टेस्टिस पाई जाती है, उसके अंदर क्या होती है? शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, जिसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके भी भीतर जो शुक्रजनन नलिकाएं, उनके भी भीतर क्या 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली पाई जाती है शुक्राणु जनन कोशिका, दूसरी पाई जाती है सर्टोली कोशिका, तीसरी पाई जाती है अंतराली कोशिका पाई जाती है, ठीक है। तो देखो जैसे एक सेल में बना है वैसे सभी सेल में आपको ऐसे 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 करके संरचना सारे में आपको दिखाई देगी। इसमें जो पिरामिड आकार की संरचना होगी तो इसी को कहते हैं सर्टोली कोशिका। क्या कहते हैं? इसी को सर्टोली कोशिका कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये स्प्रिंग जैसी संरचना दिख रही है आपकी, ये शुक्रजनन कोशिकाएं हैं। क्या है? शुक्रजनन कोशिकाएं हैं। और इसके बाहर की जो स्किन होती है उसको कहेंगे एपिथेलियम कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोगों ने देखा शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना। अब देखते हैं उसके 3 पार्ट देखते हैं। तो देखिए यह नर जननी कोशिकाएं होती हैं। पहली बार तो देखिए जो आपको शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, यह नर जननी कोशिकाएं होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण करती हैं। आपकी कौन सी कोशिकाएं? आपकी शुक्राणु कोशिकाएं। फिर सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं? तो यह कोशिका जो आपको पिरामिड के आकार की कोशिकाएं दिख रही थी ऐसे सेल में, जो पिरामिड के आकार की संरचनाएं दिख रही थी, उसको कहेंगे नर जननी कोशिका को ये क्या करती? पोषण देती हैं। ये कैसी होती है? सर्टोली कोशिकाएं जो होती है पिरामिड के आकार की होती है, और जो बन रही नर जनन कोशिकाएं होती हैं उनको पोषण यानी कि न्यूट्रिशन देने का वर्क करती है सर्टोली कोशिकाएं। अब देखते हैं अंतराली कोशिका या फिर लीडिंग कोशिका किसे कहते हैं? अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वृषण पाली में शुक्रजनन नलिकाओं के चारों तरफ, जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है उनके चारों तरफ क्या होता है? अंतराली अवकाश। अभी देखा था आपने, जैसे कि ये कोशिका थी, 4 प्रकार की कोशिका बनी हुई थी, 1 2 3 4, इनके बीच में जो ऐसे ये बना हुआ था, तो इसको कह रहे थे अंतराली अवकाश कहा जा रहा था। तो इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त क्या वाहिकाएं थी, इसमें क्या थी? कहीं कहीं पर छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं थी, ठीक है। रक्त वाहिकाएं थी, जिसको लीडिंग कोशिकाएं रक्त वाहिकाएं फिर लीडिंग कोशिकाएं पाई जा रही थी। तो इन्हें क्या कहते रहे थे? इन्हें अंतराली कोशिकाएं या फिर लीडिंग कोशिकाएं कहा जा रहा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया नर जनन तंत्र के जो
जो प्राथमिक अंग हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोगों की सेकंड पार्ट इसका आएगा, जिसमें पढ़ेंगे इसके सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आए तो अपने दोस्तों में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।